मुहिब्बान उर्दू के बाज़ौक़ सामीन का उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान शम्सुल आरफीन सलाम कबूल फरमाएँ। सामीन, आज का हमारा उर्दू प्रोग्राम एक ख़ास थीम पर मबनी है जिसे हम हमारे मेहमान के नाम से पेश करते हैं। आज के हमारे मेहमान खुसूसी हैं बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर और नाज़िम मुशायरा मोहतरम जनाब नदीम फ़र्रुख साहब। नदीम साहब, आपका हमारे उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया शम्सुल आरफीन साहब। मैं आपका और आकाशवाणी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपके ज़रिए तकरीबन 140 करोड़ हिंदुस्तानियों तक पहुँचने का एक मौका फराहम फरमाया। जी जी, और इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अरे, और हम भी आपके शुक्रगुजार हैं। मोहतरम, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपका शेरी सफ़र ये कब से और कैसे शुरू हुआ, ये आगाज़ कैसे हुआ? शम्सुल आरफीन साहब, बड़ी दिलचस्प बात है ये, आपको जान के हैरत होगी जी। मैं बुनियादी तौर पर साइंस का स्टूडेंट रहा। अरे वाह, क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ता हुआ मैं अपनी एजुकेशन के सफर पे था। मेरे वालिदैन का शौक, या यूं कहिए कि उनका एक ड्रीम था, एक सपना था उनका कि बेटे को पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाना है, और उन्होंने उस ख्वाब को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश की, मुझे इंजीनियरिंग की तालीम दिलाई जी। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। होता है ना कि साहब, अब बेटा तुम कुछ भी पढ़ लो लेकिन तुम्हें रोटियां उर्दू की खानी है। बहुत खूब। उर्दू के साथ मेरा एक बुनियादी ताल्लुक ये रहा कि मेरी वालिदा घर में मजहबी किताबें पढ़ती थी, तो उनको पढ़ते देख के मुझे ये दिलचस्पी पैदा हुई और मैं उनके साथ बैठ के पढ़ने लगा। फिर मेरे वालिद को जब लगा कि इसकी दिलचस्पी उर्दू की तरफ ज्यादा है, बुनियादी तौर पे मैंने सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ा था और उसके बाद में जो छोटी मोटी किताबें धीरे धीरे पढ़ना शुरू की। यहाँ से ये उर्दू के साथ मेरी मोहब्बत शुरू हुई, तो फिर मेरे वालिद ने एक उर्दू का अखबार शुरू करा दिया, और ऐसे ऐसे। अब आपका सवाल जो है कि शेरी सफर कहाँ से शुरू हुआ, मैं इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था, घर लौट रहा था। हमारे यहाँ कासगंज एक स्टेशन है मेरे जिले में, कासगंज से मेरा जो होम टाउन है वहां तक आने के लिए आखिरी ट्रेन 6:40 पे थी, और उसके बाद सुबह 4:40। ये बड़ी दिलचस्प आप बात बता रहे हैं, हमारे सामीन बड़ा गौर से सुन रहे हैं। अब शाम को 6:40 पे जो ट्रेन थी, उस ट्रेन को मुझे पकड़ना था। मैं बस से सफर करके कासगंज पहुंचा। जब स्टेशन पे पहुंचा तो ये हुआ कि वो ट्रेन मेरे सामने से मूव हो रही थी, मेरे सामने से जा रही थी जी। अब मैं एकदम एक बेंच पे बैठ गया, हसरत से उस ट्रेन को देख रहा था, और मुझे मालूम था कि अब सुबह 4:40 तक मुझे इसी बेंच पे बैठना है। वहां मेरी जिंदगी का पहला शेर हुआ। अरे वाह, अब आप वो शेर जहां से हुआ वो सुन। हाँ, अब वो शेर, अब आप देखिए, इमेजिन कीजिए कि वो ट्रेन मेरे सामने से पास हो रही है जी। मैं देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि अब इसे मैं पकड़ नहीं सकता हूँ। सुबह 4:40 तक मुझे इसी बेंच पे बैठना है। बिल्कुल। अब वो शेर होता है कि हसरत भरी निगाह से देखा है यूं उन्हें, हसरत भरी निगाह से देखा है यूं उन्हें, गाड़ी को जैसे देखे कोई छूटने के बाद। आय है, क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत खूब। ये मेरी जिंदगी का पहला शेर था जो मैंने कहा। लेकिन एक बात कहते हैं कि शायर जो है वो बनाया नहीं जा सकता है, शायर बन नहीं सकता है, शायर पैदा होता है। यकीनन जिसको कुदरत चाहती है कि ये शायर बने तो उसे शायर पैदा करती है। बिल्कुल। तो यहाँ से मेरा शेरी सफर शुरू हुआ। फिर उसके बाद मैंने ये शेर अपने दोस्त को सुनाया, उसने कहा कि यार ये तो शेर हो गया, ये तो बहुत अच्छा शेर है। वो ऐसे करके हमारे यहाँ एक उस्ताद शायर थे, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, मुफीद नदीम कौसरी साहब जी, तो उन तक ये खबर पहुंच गई कि यार नदीम ने बहुत अच्छा शेर कहा है। तो वो ऐसे ऐसे करके वो शाम को मेरे घर आ गए। उन्होंने कहा, बेटा मैंने सुना तुमने कोई शेर कहा है। ऐसे यहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। मोहतरम, अभी आपने एक बात कही कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, और मैं ये आज के दौर में बात कर रहा हूँ जी। अक्सर साइंस के स्टूडेंट और मेडिकल साइंस के स्टूडेंट इस वक्त उर्दू के सफ़र में, शायरी के सफ़र में बहुत आगे जा रहे हैं। वजह क्या है? असल में देखिए, साइंस के स्टूडेंट के साथ एक बड़ा अजीब सा मामला है, वो आप समझेंगे। वैसे मैं भी साइंस का स्टूडेंट ही हूँ। एग्जैक्टली। अब आप इसको और अच्छे से समझेंगे। साइंस के स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि वो लॉजिकली चीजों को प्रूव करने की उनकी आदत होती है। वो जब तक लॉजिकली प्रूव नहीं कर लेंगे तब तक उन्हें सुकून नहीं मिलता है। शायरी का भी तकरीबन यही काम है। बिल्कुल। आपके जहन में एक मफहूम है, एक प्लॉट है कि जिस पर आपको शेर कहना है जी। जब तक आप उससे पूरी तरह से मुतमईन नहीं हो जाएंगे
हो नहीं तब सकता। तक आप जो है उस शेर से मुतमईन नहीं होंगे और लगे रहेंगे काफी और रदीफ मिलाने जी में। जी जी, मिसरे पे मिसरा लगाएंगे, एक एक मिसरे पे कभी कभी 50-50 मिसरे लगते हैं, तब कहीं जाके शायर सेटिस्फाई होता है कि यार जी। ये मिसरा लग गया। आपने तालीम की बात की, इब्तिदाई तालीम आपकी कहाँ से शुरू हुई और आपकी आखिरी दरसगाह? देखिए मैं आपको बताऊं, मेरा ताल्लुक कासगंज जिले में, अब तो कासगंज है, जी। इससे पहले एटा जिला कहलाता था हमारा। उसमें एक कस्बा है गंज डुंडवारा, ये मेरा आबाई वतन है, ये मेरा आबाई कस्बा है जी। और इस कस्बे के बारे में एक और खास बात बता दूं, इसकी जो तहसील है पटियाली, ये हजरत अमीर खुसरो की जाए पैदाइश है। क्या बात है, क्या बात तो अब आप इससे उर्दू अंदाजा लगा सकते गजल के हैं पहले कि शायर तसव्वुर किया जी जी जी, ये उस फर्टाइल सरजमीन से मेरा ताल्लुक है। इतनी जरखेज सरजमीन थी कि जहां से अदबी फजा, जहां से मिलना जो है वो एक किसी के लिए भी बहुत आसान कही जा सकती है। जी। तो वहां से मेरा बुनियादी ताल्लुक। आपकी आखिरी दरसगाह? फिर मैंने पढ़ते पढ़ते, जैसे मैंने, आप ये समझिए कि ग्रेजुएशन किया मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से। जी, बीएससी। हाँ, और इंजीनियरिंग मैंने किया अलीगढ़ से। तो ये सारा सब जो है वह है तालीमी सफर का। जी जी जी। लेकिन 89 में मैंने बाकायदा शायरी शुरू कर दी थी। शेर है कि तुझसे मिलना मेरा गुलंदाम हंसते बोलते, अरे वाह। तुझसे मिलना मेरा गुलंदाम हंसते बोलते, वाह। कर न दे मुझको कहीं बदनाम हंसते बोलते, हंसते बोलते, वाह वाह। तूने यूं पलकें उठाई जैसे मैखाने खुले, जाने कितने पी गया मैं जाम हंसते बोलते। वाह 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 वाह, क्या सुन रहे हैं आप लोग भाई, बहुत ही जाने खूब। कितने पी गया मैं जाम हंसते बोलते। आप ये इस गजल के और भी अशार सुनाए। इस गजल का एक शेर ये है कि जाने कितने पी गया मैं जाम हंसते बोलते, बेमुरव्वत बेवफा पागल अनाड़ी बावरा, वाह। तूने क्या क्या दे दिए हैं नाम हंसते बोलते। बहुत ही खूब भाई, बहुत खूब। 89 में मैंने बाकायदा तौर पे शायरी शुरू की। जी, आपकी शायरी तो यकीनन बहुत उम्दा है, लेकिन एक पहचान जो आपकी बनी, वो नाज़िम मुशायरा की जो पहचान है वो बिल्कुल मुनफरिद है। आपकी निज़ामत के चर्चे दुनिया में हर तरफ हैं, लेकिन आप खुद किस नाज़िम मुशायरा से मुतासिर होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी हमारे सीनियर नाज़िम मुशायरा रहे हैं अलग अलग, जी, मैं अगर मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब से शुरू करूं, इससे पहले भी बहुत सारे लोग हैं। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर बहुत अच्छे और कामयाब नाज़िम मुशायरा के तौर पे जाने पहचाने गए, लेकिन मैं मलिकज़ादा साहब से अगर शुरू करूं तो मोहतरम मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब, उमर कुरैशी साहब, सकलैन हैदर साहब, अनवर जलालपुरी साहब, ये वो नाम हैं जिन्होंने निजामत को एतबार दिया। यकीनन। यानी जिनके वजह से निजामत को एक फन माना गया, निजामत को एक आर्ट माना गया कि ये एक अलग से आर्ट है जी। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको कोई भी कर ले। बिल्कुल सही बात। ये एक मखसूस आर्ट है जिसे सब नहीं कर सकते हैं, कुछ इसके लिए अलग से कुछ लोग होंगे जो इस काम को करेंगे। मोहतरम मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अगर मैं ये कहूं तो लहजे का ठहराव अगर कहीं से आता है तो उसके लिए दो नाम है, मोहतरम मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब और अनवर जलालपुरी साहब, जिनसे आप लहजे का ठहराव समझ सकते हैं कि लफ्जों को कैसे बोलना है, कैसे जुमलों को बरतना है, कैसे सामईन से आपको कनेक्ट करना है। अगर आपको बरजस्तगी सीखनी है तो फिर आपको सकलैन हैदर साहब को सुनना पड़ेगा। वाह। सकलैन हैदर साहब की जो बरजस्तगी थी, जो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था, जो उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड था, वो बहुत अमेजिंग था, बहुत कमाल का था। तो आपको वहां से आप ये सारी चीजें सीखेंगे। आपको अगर मुशायरे में ताजगी और जिंदगी पैदा करने के लिए पूरी तरह से इन्वॉल्व नाज़िम मुशायरा देखना और सुनना है तो आपको उमर कुरैशी साहब को सुनना पड़ेगा। ये तीनों नाम बड़े मोतबर नाम। उमर कुरैशी साहब को सुनना पड़ेगा। तो ये मैंने जो नाम आपको लिए हैं जी, अब इसका मतलब यह है कि मैंने हर जगह से कुछ मुतासिर हुए और किससे किससे अपना हिस्सा लेते चलेंगे। कुछ ना कुछ मैंने आपने अभी लफ्जों के ठहराव पर बात की। अभी मैं जब आ रहा था तो मेरे एक दोस्त ने आपके बारे में ये बात कही थी कि नदीम साहब बिल्कुल पंकज त्रिपाठी एक अदाकार हैं, वैसे हैं, और जैसे वो डायलॉग डिलीवर करते हैं वैसे ही आप निजामत के दौरान उसी अंदाज में करते हैं। तकरीबन इस तरह से कुछ लोग कहते हैं। हालांकि मैं दाढ़ी पे जरा सा वो कलर वलर लगाता था तो दाढ़ी हल्की सी छोटी थी, तो लोग कहने लगे थे यार ये पंकज त्रिपाठी से बहुत मैच करते हो। तो फिर मैंने कहा यार पंकज त्रिपाठी से थोड़ा सा अलग करूं अपने को। मेरा 70-80% क्रेडिट पंकज त्रिपाठी ले जाते हैं। मैंने जरा सा इसको बड़ा किया, फिर कलर लगाना बंद किया, ये सारे काम हुए। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, आपके दोस्त ने जो बात कही है, ये कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत सारे लोग देते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि मैं पंकज त्रिपाठी की तरह हूं या पंकज त्रिपाठी मेरी तरह। वैसे वो भी महान है और आपकी भी जो अपनी पहचान है। लेकिन पंकज त्रिपाठी जी बड़े आर्टिस्ट हैं जी,
और नो डाउट उनकी जो अदाकारी है, उनका जो लफ्जों को और जुमलों को डिलीवर करने का जो उनका अपना तरीका है वो कमाल का है। मतलब उनसे सीखा जा सकता है। वो एक चलता फिरता स्कूल है एक्टिंग का। एक बार मुंबई में उनसे मुलाकात भी हुई थी तो लोगों ने कहा था कि साहब ये बड़ा हसीन है। कभी भाई भाई तो नहीं कह रहे थे कोई? नहीं, तो पंकज भाई से लोगों ने पूछा कि क्या आपको मालूम था कि आपके चेहरे से बहुत ज्यादा मिलता जुलता कोई आदमी आपसे मुलाकात करेगा जी। तो मैंने फिर उस बात को आसान किया। मैंने कहा साहब दुनिया में लोग ऐसा कहते हैं कि आपके तकरीबन 7 हम शक्ल दुनिया में होते हैं। जी जी। ये अलग बात है कि आपको पता नहीं होता कि वो कहाँ बिल्कुल है। बिल्कुल। तो बहरहाल ये कॉम्प्लीमेंट है, आपके दोस्त का शुक्रिया। बिल्कुल, हमारे दोस्त सुन रहे होंगे रेडियो। आप जिस तरह से निजामत करते हैं तो हमारे सुनने वाले चाहते हैं एक बार आप वैसे ही अपने अंदाज में हमारे प्रोड्यूसर साहब आसिफ इकबाल साहब को दावत पे जैसे किसी को बुलाते हैं, आप मुशायरे के अंदाज में हमारे प्रोड्यूसर साहब को बुलाइए। तो हमारे सुनने वाले इंतजार कर रहे हैं इस चीज का। आसिफ इकबाल साहब को बुलाना ये मेरे लिए किसी सादत से कम नहीं है। अब जाहिर है कि नाज़िम मुशायरा के तौर पे मुझे बुलाऊं या मैं एक नॉर्मल एंकर के तौर पे बुलाऊं तो मुझे ये थोड़ा खाने पे बुलाना हो तो उसका अंदाज ही अलग होता है। तो मुशायरों में मैं अक्सर जब किसी अहम शख्सियत से मुलाकात करनी होती है या किसी अहम शख्सियत का हम इंतजार कर रहे होते हैं जी, तो मैं कहता हूं कि महफिल में 4 चांद लगाने के बावजूद, वाह, महफिल में 4 चांद लगाने के बावजूद जब तक ना आ पाए उजाला ना हो सका। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। तो मोहतरम आसिफ इकबाल साहब थोड़ी सी देर से तशरीफ लाए हैं और जमाना क्या कहेगा शम्मा परवाने के बाद आई। तो ये असल में होता है कि हम जिनका इंतजार कर रहे होते हैं उनके इंतजार की शिद्दत इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमें शहजादा गुलरेज का वो शेर याद आता है कि बजाय सीने के आंखों में दिल धड़कता है, बजाय सीने की आंखों में दिल धड़कता है, ये इंतजार के लम्हे अजीब होते हैं। वाह 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 वाह। तो मोहतरम आसिफ इकबाल साहब हमारी महफिल में तशरीफ ले आए हैं। ये हमारे लिए जाहिर है कि हमारे मुशायरे का वकार है और हमारी इस महफिल में 4 चांद लगाने के लिए हम जिस शख्सियत का इंतजार कर रहे थे अब वो हमारे बीच में है। मोहतरम आसिफ इकबाल साहब प्रोड्यूसर हैं आकाशवाणी के और जाहिर है कि उनकी वजह से उर्दू और उर्दू अदब से जुड़े हुए बहुत सारे प्रोग्राम हिंदुस्तान के तमाम चाहने वालों को सुनने को मिलते हैं। तो आसिफ इकबाल साहब का बहुत शुक्रिया कि वो तशरीफ लाए और उनसे गुजारिश करता हूँ कि जरा सा डाइस पे तशरीफ ले आए ताकि नूरानी शक्ल और उनका नूरानी चेहरा लोग देखें और उससे उन्हें यह अंदाजा लगे कि मोहब्बत करने वाले दिल के खूबसूरत ही नहीं होते, चेहरे से भी अल्लाह उन्हें खूबसूरत ही बनाता है। तो आसिफ इकबाल साहब तशरीफ लाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए। हमारे सामईन इस वक्त इस्तकबाल कर रहे हैं जनाब आसिफ इकबाल साहब का। मोहतरम, हम सबसे पहले अब निजामत की बात चल रही तो ये जानना चाहेंगे क्या कभी ऐसा होता है और होता होगा, मुझे उम्मीद है कि निजामत करते करते कभी कभी बेजा तारीफ करनी पड़ती है और वो मुशायरे को कामयाब बनाने के लिए शायद सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? इसमें देखिए बड़ी वो बात कहूंगा। असल में यहाँ 2 जवाब है मेरे पास, एक अच्छा है और एक जरा सा थोड़ा सा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता, नाज़िम मुशायरा की जिम्मेदारी शायर को अच्छी तरह से लोगों के सामने पेश करना, बेशक, और शायर और सामईन का कनेक्ट बना के रखना, ये नाज़िम मुशायरा की जिम्मेदारी। बिल्कुल। मसलन अगर मैं शमसुल आरफीन साहब को मुशायरे में बुला रहा हूं तो मैंने कहा कि साहब लखनऊ से तशरीफ लाए हैं, मुतरन्निम लबो लहजे के, एक बहुत खूबसूरत लहजे के शायर हैं, ये है वो है। मैंने 4 जुमले बोले, सामईन थोड़े से मुतवज्जह हुए। मैंने उसमें एक जुमला और जोड़ दिया कि शमसुल आरफीन साहब का ताल्लुक ऑल इंडिया रेडियो से है, आकाशवाणी से आपका ताल्लुक है, उर्दू सर्विसेज में लखनऊ के स्टूडियो में बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो शमसुल आरफीन साहब जिनको होस्ट करते हैं जी। तो वो थोड़े से और ज्यादा संजीदगी के साथ हो जाएंगे। तो शायर का अच्छा तारुफ कराना नाज़िम की जिम्मेदारी, और जहां शायर और सामईन का कनेक्ट टूट रहा हो उस टूटते हुए कनेक्ट को दोबारा से जोड़ना, ये नाज़िम मुशायरा की जिम्मेदारी जी। ठीक है। अब इसमें आपका सवाल ये था कि कहीं बेजा तारीफ करनी पड़ती है। देखिए, तारीफ जितनी शुरू में कर दी जाती है, मैंने नाम लिया आपकी शायरी की खुसूसियात बताई, तो वहां तक तो वो तारीफ है बिल्कुल। लेकिन जब मैं उसके साथ 4 जुमले और जोड़ता हूं कि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता और हिंदुस्तान भर में इनकी अपनी अलग पहचान, हिंदुस्तान भर के मुशायरे इनका इंतज़ार करते हैं, हिंदुस्तान भर के मुशायरों में इनको बुलाया जाता है,
इसे आप ये कह सकते हैं कि मेरी नजर में ये बेजा तारीफ नहीं है, ये सामीन के कनेक्ट के लिए है। जाहिर है कि शायर जब मुशायरों में है तो उसे बुलाया ही जाता है, अब उसमें ये थोड़ा बहुत ये करना पड़ता है और ये आपकी जिम्मेदारी होती भी है, ये हमारी जिम्मेदारी होती है जी। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर एक बात जरूर है कि किसी शायर का तारुफ करा के उसे जब बुला रहे होते हैं तो कई बार हमें उसमें थोड़ा सा शर्मिंदा भी होना पड़ जाता है। हम किसी शायर को बड़े अच्छे से हमने पेश किया और उसका तलफ़ुज़ इतना ख़राब है कि सामने से कोई जुमला आ गया तो फिर हम थोड़े से हालात एबनॉर्मल हो जाते हैं और वो फिर उसको भी संभालना पड़ता है, ये सारे काम होते हैं। और ये एक बार मेरा अपना मुशाहिदा है, मैं स्क्रॉल कर रहा था कि कहीं पर आपका मैथमेटिकल वाला अंदाज मुझे याद आ गया कि बेटा जितनी आपकी उम्र है उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, तो बहरहाल ये होता है। ये है, एक शायरा एक मुशायरे में पढ़ रही थी तो उसको मैंने बुलाया जी, तो वो थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हो पा रही थी सामीन के साथ, तो मैंने उसके बारे में एक जुमला बीच में रोक के मैंने कहा मोहतरमा आप जरा रुकें। मैंने कहा कि सामीन आप जरा सा अगर इनको तवज्जो के साथ सुनेंगे तो कुछ ऐसा बोल रहा था जी। शायरात को ये लगता है कि नाज़िम मुशायरा से जब तक नोक झोंक न की जाए तब तक कामयाब नहीं होंगे, तो वो फौरन वहीं से एक जुमला पकड़ा और कहा कि नदीम साहब हमेशा जो है वो बातचीत में कबाब में हड्डी बन जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मोहतरमा आप गलतफहमी की शिकार हैं, इस हड्डी की वजह से पता नहीं कितने लोगों के कबाब बिक रहे हैं। वाह वाह वाह, तो आप जो क्या बात है, क्या जवाब है भाई। हाँ, इस चक्कर में मत रहिए, है ना। बहुत तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें ये काम करना पड़ता है। एक जगह एक बिल्कुल न्यूली बॉर्न शायरा थी, वो न्यूली बॉर्न लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि अपनी जिंदगी का तीसरा चौथा मुशायरा वो पढ़ रही होगी। अब वो माइक पे आई, माइक पे आने के बाद उसने कहा कि हजरात मैं आपके लिए मुशायरे में आई हूँ और मुझे ना सदर की ज़रूरत है ना नाज़िम मुशायरा की मुझे कोई ज़रूरत है। तो मैंने बड़े सलीके से उससे कहा, मैंने कहा बेटा आपको नाज़िम मुशायरा की ज़रूरत ना हो लेकिन मुशायरे को कामयाब करने के लिए मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि आप कामयाब हों ताकि मुशायरा कामयाब हो। अब इस पर वो थोड़ा सा और हो गई कि नाज़िम मुशायरा खाम मेरे साथ, और ये गुफ्तगू आपकी बड़ी वायरल हो गई थी। हाँ, बात कर रहे हैं और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं तो सामीन के लिए आई हूँ। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटे ये मुशायरा है, मुशायरे में सब कामयाब होते हैं तो मुशायरा कामयाब हो। तो शुरू में मैं उसे ऐसे समझा रहा था, लेकिन जब वो नहीं मानी और वो आपे से बाहर होती जा रही थी तो मैंने उससे धीरे से कहा, मैंने कहा बेटे मुशायरों के लिए सिर्फ अच्छे कपड़े 2-4 जोड़ी खरीद लेना या अच्छा मेकअप कर लेना ही काफी नहीं होता है, कुछ अच्छी शायरी की भी जरूरत पड़ती है। तो अपने अब्बा से कह के कोई अच्छा सा उस्ताद एक रख लो ताकि कुछ गजलें आपके पास ठीक ठाक हो जाए ताकि आप ठीक ठाक तरीके से कुछ काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे साथ जिंदगी में रोज एक्सपीरियंस है, ये तजुर्बा है। मोहतरम आपके पसंदीदा शायर कौन है? मेरे बहुत सारे पसंदीदा शायर हैं, मैं किसी एक का नाम लूंगा तो थोड़ा सा वो होगा, मतलब बहुत सारे शायर। क्लासिकल शोरा की बात करें तो? क्लासिकल शोरा की बात करेंगे तो देखिए खुमार साहब को मैं बेपनाह पसंद करता हूँ और जाहिर है कि खुमार साहब के आसान लफ्जों में कहते हैं ना आसानी की मुश्किलें। जी जी जी। खुमार साहब की शायरी का कमाल यह है कि आप उसे जब पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत आसान शायरी है, बिल्कुल, लेकिन जब उसे करने बैठेंगे तो पसीने आ जाएंगे। बिल्कुल, ये आसानियों की मुश्किलें हैं। बिल्कुल। तो खुमार साहब क्लासिकल पोइट्री में मेरे बहुत पसंदीदा शायर हैं। नासिर काज़मी साहब को मैंने बहुत पसंद किया, बहुत पसंद करता हूँ। इसके अलावा आज के अहद में अगर यहाँ हिंदुस्तान में देखें तो डॉक्टर बशीर बद्र साहब को, जी जी, अभी हम लोगों ने उनको फीचर भी किया है। बहुत वर्सेटाइल शायर, अगर आपको बहुत वर्सेटिलिटी के साथ शायरी के मुख्तलिफ शेड्स देखने हैं तो आपको बशीर बद्र साहब को पढ़ना और सुनना पड़ेगा। आज के अहद में आ जाएं तो वसीम साहब हैं, मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी हैं, मुनव्वर राना साहब ने भी रिश्तों के एहतराम को शायरी बनाकर शायरी को जो अज़मतें दी हैं तो उनका भी हमें एहतराम। जितनी माँ पर शायरी उनकी फेमस हुई है वो एक अलग ही है। यकीनन यकीनन। अच्छा, आप इन शोरा इकराम का जिक्र कर रहे हैं, किसी एक का आप कोई एक शेर सुना दें आप जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। आप इनमें से जिसका नाम लेते हैं या इनमें से क्या आप किसी का भी नाम लेंगे? मुनव्वर राना साहब के देखिए, भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, वाह, गरीबी कान छिदवाती है तिनका डाल देती है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। शायरी के अलावा आपको किन चीजों का शौक है मोहतरम? शायरी के अलावा मुझे अच्छा म्यूजिक सुनने का शौक है। म्यूजिक में भी मैं क्लासिकल म्यूजिक को प्रेफर करता हूँ, क्लासिकल म्यूजिक मुझे अच्छा लगता है। जी जी जी। तो क्लासिकल म्यूजिक मेरा पसंदीदा है जी। इसके अलावा स्पोर्ट्स में क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल है, बचपन में खेलता था, अब सिर्फ देखता हूँ। अरे वाह। तो अब खेलने का मौका तो नहीं मिलता, हालांकि मेरा एक ख्वाब है कि मैं कभी हिंदुस्तान भर के शायरों में से
2 टीमें बनाऊं और लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में शायरों का मैच कराऊं और मैं उस मैच की कमेंट्री करूं। आपने जो कहा मैं यही चाह रहा था कि आप अभी वो अगर करके थोड़ा सा दिखा दे कि और पटकी हुई बॉल का हवा में उछाल दिया है ऐसे करके। ये आपने बहुत दिलचस्प बात बताई है। तो ये थोड़ा सा ये है कि मेरा ये एक ड्रीम है कि मैं, अल्लाह करे ये पूरा हो जाए। और मुझे अगर मौका मिला तो मैं आपको, आसिफ इकबाल साहब को और आपकी जो प्रोडक्शन टीम है, नाहिद हसन, हाँ नाहिद हसन, ये हमारी सीनियर ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट है। जी, तो आप लोगों को मैं उसमें जरूर बुलाऊंगा इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा मैच जरूर हो। उसमें मजा आएगा कि मतलब बॉल लेके आ रहे हैं हाशिम फिरोजाबादी, राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, हाशिम फिरोजाबादी धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से चलते हुए, और अब हाशिम फिरोजाबादी की रफ्तार बढ़ रही है और सामना करने के लिए खड़े हैं इमरान प्रतापगढ़ी जो अपने लहजे से भी पहचाने जाते हैं, और इन दिनों सियासी तौर पर भी इमरान प्रतापगढ़ी बहुत लंबे लंबे शॉट मार रहे हैं। लेकिन हाशिम फिरोजाबादी की इस तेज रफ्तार गेंद का सामना इमरान प्रतापगढ़ी कैसे करेंगे यह हमें देखना है। और ये देखिए, ये बॉल और सीधी विकेटों की तरफ जाते हुए, लेकिन अचानक इमरान प्रतापगढ़ी ने उसे बहुत आसानी के साथ डिफेंसिव शॉट खेलते हुए और उसे गली की तरफ निकालने की कोशिश की, लेकिन वहां बहुत ही मुस्तैदी के साथ खड़े हुए थे हमारे फील्डर जिन्हें आप जान रहे हैं, जिन्हें आप समझ रहे हैं, अफजल इलाहाबादी खड़े हैं। क्या बात है, गली में, और अफजल इलाहाबादी ने वहां से बॉल को फील्ड किया और फिर अब बॉल वापस जा रही है विकेटकीपर के जरिए बॉलर हाशिम फिरोजाबादी के पास। बहुत ही खूब। तो अब ये अब आप सोचिए कि मैंने ये जो आपको थोड़ा सा एक मंजर दिखाया है, आपने जो मंजर कशी की है वो बहुत ही उम्दा मंजर कशी है। क्या मजा आएगा जब इस तरह का मैच हो और दोनों टीमों में शायर हों और वो शायर जो है मैच खेल रहे हो और मेरे जैसा कोई दीवाना उस वक्त कमेंट्री करने के लिए बैठा हो, तो क्या मजा आएगा उसमें। बिल्कुल बहुत ही उम्दा अंदाज में भी ये कर रहे थे। और जैसे किसी खिलाड़ी को बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे कैच हो गया वो, अब मैं वहां कहूं कि देखिए साहब, अब इनको ये कैच आउट होकर अब बाहर जा रहे हैं, और शायद इस वक्त ये ताहिर तिलहरी का ये शेर सोच रहे होंगे कि कटी पतंग का रुख मेरे घर की जानिब था, उसे भी लूट लिया लंबे हाथ वाला। वाह 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 वाह, तो क्या बात है, क्या बात है। जो सूरत हाल बनेगी, शायरी और इसका जो कॉम्बो बनेगा वो बहुत कामयाब होगा, बहुत ही खूब। अगर आप शायर ना होते तो आप क्या होते? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। अगर मैं शायर नहीं होता जी, मैं अगर शायर नहीं होता तो मैं एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर होता। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर जिस तरह से अपना काम इन दिनों कर रहे हैं बहुत सारे, बहुत सारे नाम लेना तो नहीं है, किसी का नाम क्या लें, बिल्कुल, तो मैं शायद वो होता। ये बहुत अच्छी बात है। इधर भी खिदमत उधर भी खिदमत, दोनों जज्बे अल्लाह आपके कबूल फरमाए। और हम एक बात ये जानना चाहेंगे, माशाल्लाह आप निजामत की दुनिया में और शायरी की दुनिया में इस वक्त उरूज पर है और अल्लाह इसको कायम रखे, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी इस तरक्की के पीछे किन लोगों का सबसे अहम किरदार है? मैं मुनव्वर राना साहब का एक शेर सुनाऊं। जी बिल्कुल, अता करें मोहतरम। खुद से चल के कहाँ ये तर्ज सुखन आया है, खुद से चल के कहाँ ये तर्ज सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। वाह, मैंने असल में अपने सीनियर्स की, अपने बुजुर्गों की दिल से इज्जत की और उनका एहतराम जो मेरे दिल में रहा, और जिस तरह से मैंने हर मौके पर जी, मैं अगर अपने बचपन का याद करूं तो मेरे वालिद के जो दोस्त शाम को हमारे बैठक में इकट्ठे होते थे, उस वक्त उर्दू की वो डाइजेस्ट आती थी, हुदा हुमा इस तरह की डाइजेस्ट आती थी। तो मेरे वालिद और उनके दोस्तों की आदत थी कि वो उनमें से कोई एक उस किताब को पढ़ के सुनाता था, बाकी लोग बैठ के सुनते थे। मैं उस वक्त भी उस महफिल में मेरा काम सिर्फ इतना होता था, पानी ले आओ, चाय ले आओ, और वहां बैठ के चुपचाप उनकी बातें सुनता था। मैं ये देखता था कि ये हमारे बड़े जो हैं ये बात क्या करते हैं और किस तरह की करते हैं, इससे मैं काफी सीखता था। यहाँ हमारे तमाम सीनियर शोरा, मैं मोहतरम मिराज फैजाबादी साहब को इस वक्त याद करूंगा। मिराज साहब अल्लाह उन्हें गरी की रहमत करे, हयात थे, तो मुझसे कहते थे कि यार तुम निजामत तो बहुत अच्छी करते हो लेकिन मुझे तुमसे खतरा है। मैंने कहा जी फरमाएं। बोले यार तुम्हारी निजामत के चक्कर में तुम्हारे अंदर का जो शायर है इसे लोग छुपा देंगे। आपने मेरे आने वाले क्वेश्चन का जवाब दे दिया वैसे। बोले ये छुप जाएगा जी। ये तुम्हारे अंदर जो एक अच्छा शायर है जी, लोग तुम्हारी निजामत को आगे रखेंगे और तुम्हारी शायरी जो है वो कहीं पीछे गुम हो जाएगी, इस पर्दे के पीछे रह जाएगी, तो ये बड़ा नुकसान होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि यार तुम निजामत के साथ साथ जरा इसका दामन न छोड़ना, शायरी को भी रखना। एक जमाना ऐसा आएगा कि तुम्हें लोग बतौर नाजिम पूरी दुनिया तुम्हें रिकॉग्नाइज करेगी, लेकिन उस वक्त भी तुम ये समझना कि तुम्हारा असल काम शायरी है।
तो ये आज ये वही दौर है। हाँ, ये वो सीख है जो मुझे मिराज साहब से मिली। मिराज साहब से लहजे के तौर पर भी मैं उनके बहुत करीब हूँ, मैंने बहुत सीखा है उनसे जी। मिराज साहब का एक शेर सुनाता हूँ। जी जी, अता करें मोहतरम। कम से कम जमहूरियत में इतनी आजादी तो है, वाह, कम से कम जमहूरियत में इतनी आज़ादी तो है, हमको खुद करना है अपने कातिलों का इंतखाब। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत ही उम्दा शेर है। कम से कम जमहूरियत में इतनी आजादी तो है, वाह, हमको खुद करना है अपने कातिलों कातिलों का का इंतखाब। इंतजाम। वाह वाह वाह, बहुत ही खूब। मोहतरम, हम चलते चलते प्रोग्राम के आखिर में आ गए हैं और हम ये चाहते हैं कि कोई अपनी निज़ामत की दुनिया का या स्टेज का कोई ऐसा वाक़या जो आपको अजीब लगा हो और आप हमारे सामाईन को सुनाना चाहते हो। यार वाकई तो हर रात कुछ ना कुछ हो जाता है। मैं रात एक मुशायरे में था, तो ये कन्नौज में एक जगह है गुरसहायगंज, कन्नौज जिले में जी। वहाँ रात एक मुशायरा था। उस मुशायरे में एक अजीब मामला हो गया। मुशायरा ख़त्म हो गया, उसके बाद जब फोटो सेशन के लिए तमाम लोग आ जाते हैं डाइस पे, शायरों के साथ फोटो खिंचाने लगते हैं। उसी वक्त एक मामला ये हुआ, हमारे एक साथी शायर थे परविंदर शौक साहब जी, वो पटियाला पंजाब से आए थे। परविंदर शौक बहुत अच्छे शायर, मेरे बड़े अच्छे दोस्त, और मुशायरे में यहाँ से लखनऊ से और वहाँ तक का सफ़र हमारा उनका साथ साथ हुआ। बिल्कुल। अब वो क्या हुआ कि मुशायरे में जब फोटो सेशन हो रहा था तो अचानक पता नहीं क्या स्टेज पे कुछ क्या हुआ और उसी में उनका पैर एकदम स्लिप हुआ और वो स्टेज से नीचे गिर गए। 6 फीट ऊंची स्टेज, सर के बल वो गिरे और बहुत ज़बरदस्त एकदम चोट। खैर हम फौरन कूद के हमने उन्हें उठाया, सोफे पे जाके उन्हें बिठाया, लिटाया। वो तो अल्लाह का करना ये कि चूंकि वो पगड़ी वगड़ी बांधे हुए थे तो उसकी वजह से वो जो सर में जो चोट खतरनाक हो सकती थी वो शायद नहीं हुई, लेकिन हाथ में शायद उनके हल्का सा फ्रैक्चर वगैरह हुआ। खैर उनका हमने फौरी तौर पे जो फर्स्ट एड करा सकते थे वहीं पर एक डॉक्टर को बुलवा के फौरन फर्स्ट एड कराया। फिर वहां से लखनऊ लाए, सुबह उनका एक्सरे वैक्सरे होने के बाद में फिर वो यहाँ से उनको हमने पटियाला के लिए ट्रेन में बिठवाया। इस तरह के मामले होते हैं। और मोहतरम, चलते चलते एक रैपिड राउंड हो जाए और उसके बाद इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। बिल्कुल। आपका पसंदीदा खाना? मेरा पसंदीदा खाना, यार खाने भी कई हैं लेकिन अब क्या करूं, पसंदीदा है पसंदीदा खाना तो फिर आप एक का ही नाम ले सकते हैं। मटन कोरमा रखिए, फिर तो काहे चक्कर में पड़ेंगे। अभी आपने बता दिया, लेकिन फिर भी आपका पसंदीदा खेल? पसंदीदा खेल क्रिकेट। मोहतरम, आपका पसंदीदा नगमा? मेरा पसंदीदा नगमा, ये बहुत अच्छी बात है। पसंदीदा नगमा मेरा तो वक्त का हर शय गुलाम। आपके पसंदीदा अदाकार? पसंदीदा अदाकार, अब जाहिर है कि भाई पंकज त्रिपाठी को ही बोलूंगा, मैं किसी और को क्यों बोलूं। जो आदमी मेरे नाम के साथ जुड़ रहा है मैं तो पंकज त्रिपाठी, और नो डाउट मतलब बहुत अच्छे अदाकार है भी, एज एन एक्टर भी बहुत अच्छे। पंकज त्रिपाठी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। घूमने के लिए कौन सा मुल्क चुनेंगे अगर आपको जाना हो तो किसको मुंतखब करेंगे? घूमने के लिए मुल्क अगर चुनना हो तो यार मैं यूएस तो नहीं जाना चाहता हूँ। मैं जी सोच रहा हूँ कि नहीं, मैं सिंगापुर जाना चाहूंगा। बहुत ही खूब। और आखिरी सवाल कि गजल या नज्म? गजल मेरी पसंदीदा सिन्फ़े सुखन है, और मैं हालांकि नज़्में भी कहता हूँ लेकिन गजल मेरी पसंदीदा सिन्फ़े सुखन। मोहतरम, हमारे इस उर्दू प्रोग्राम में 4 चांद लगाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपका शुक्रगुजार हूं और आपकी पूरी टीम का, आसिफ इकबाल साहब का और आपकी पूरी प्रोडक्शन टीम का, मैम का, सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके ज़रिए मुझे हिंदुस्तान के उन लोगों से मिलने का मौका मिला कि जो चेहरे से ज़्यादा बात पर गौर करते हैं, जो सुनकर लोगों के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे नज़र एटवी साहब का एक शेर याद आता है जी कि चेहरे के नुकूश इतने सदमों ने बदल डाले, लोगों ने मुझे मेरी आवाज से पहचाना। वाह वाह। तो बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। सामीन, ये थे हमारे आज के मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब नदीम फर्रुख साहब। पेशकश थी मोहतरम जनाब आसिफ इकबाल साहब की। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान शमसुल आरफीन को दें इजाज़त। आदाब।